नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। साथियों, राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम थार का मरुस्थल पढ़ रहे थे और उसमें हमने थार के मरुस्थल की सामान्य जानकारी पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने उसकी विशेषता पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने शुरुआत करी थी आकलवुड फॉसिल पार्क की बात करी थी कि भाई आकल क्या है, कि आकल एक गांव है और वुड क्या है, लकड़ी है। फॉसिल क्या है, जीवाश्म है। ये कहाँ पर है कि भाई आकलवुड फॉसिल पार्क ये कहाँ पर फैला हुआ है। तो जब हमने बात करी तो बताया कि जैसलमेर के मोहनगढ़ से पोखरण तक फैला हुआ है। ये पूर्णतः कहाँ पर है, ये आकल गांव में ही है। यहाँ पर क्या है भाई आकलवुड फॉसिल पार्क में, कि यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती है ना, उसमें लकड़ी के अवशेष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लकड़ी के अवशेष। मतलब जो चट्टाने हैं, माना कि ये चट्टान है, तो चट्टान के जो बीच में है ना, बीच में कुछ कुछ क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, लकड़ी के अवशेष। मतलब लकड़ी मिलती है वहां पर, इसलिए इसे आकलवुड फॉसिल पार्क कहते हैं। इसके बाद में हमने क्या चर्चा करी थी साथियों, कि जो मरुस्थलीकरण है उसका कारण क्या है। हमने दो कारण पढ़े थे, एक तो मानवीय कारण और एक प्राकृतिक कारण। जब हमने मानवीय कारण की बात करी तो हमने बात करी थी कि भाई जनसंख्या वृद्धि का होना, शहरीकरण का होना, औद्योगिक विकास का होना, अत्यधिक पटाई क्या पेड़ों की कटाई का होना, पशुचारण होना, ये सारे हमने मानवीय कारणों की बात करी थी। वही अगर हमने प्राकृतिक कारणों की बात करी थी कि भाई जो मानसून की प्रकृति है वो अलग डुलमुल है। मतलब कभी मानसून अच्छा होता है, कभी कम होता है। इस ये एक वजह है। वर्षा की अनियमितता, मतलब कभी वर्षा हो जाती है, कभी नहीं होती है। मतलब कभी किस टाइम पर वर्षा हो जाती है ये। उसके बाद में हमने बात करी थी वर्षा की अनिश्चितता, मतलब कितने समय में वर्षा हो रही है। ये भी हमारे को हमारे प्राकृतिक कारणों में है कि भाई जलवायु परिवर्तन का होना, अखंड वर्षा का होना, ये सारी चीजें हमने बात करी थी। किसमें, कि भाई मरुस्थलीकरण के कारण क्या है। उसके बाद में हमने डेजर्ट जोन के बारे में बात करी थी कि भाई डेजर्ट जोन किसे कहते हैं। डेजर्ट जोन ऐसा क्षेत्र जहां पर जल की समस्या देखने को मिलती है। मतलब जो जमीन का सतही जल है ना, उसका जल स्तर, मतलब जमीन का जहां जल स्तर होना चाहिए उससे नीचे चला चला गया हो। मतलब देखो कि भाई पूरे राजस्थान के अंदर यह माना कि हमारी पृथ्वी की कोर है, पूरे राजस्थान में जो सतही जल है वो यहाँ पर पाया जाता है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जल यहाँ पर नीचे चला गया। मतलब बहुत ज्यादा ड्रिलिंग करने के बावजूद भी पानी ऊपर नहीं निकल पा रहा है। तो ये सतही जल में कमी होना। तो ये ऐसे क्षेत्र कौन से है भाई डेजर्ट जोन के, कि हमने बात करी थी कि पूरे भारत में डेजर्ट जोन कितने हैं, 142। कितने हैं, 142 डेजर्ट जोन। कहां पर है, ये है भारत में। और राजस्थान में कितने हैं, कि भाई 85 डेजर्ट जोन भारत में है। क्या राजस्थान में, कहां पर, राजस्थान में 85 डेजर्ट जोन है। जिसमें से मुख्यतः कौन से हैं, कि भाई जहां पर मना कर रखा है कि जो केंद्रीय भूजल बोलने के यहाँ पर भूमिगत जल दोहन को पूर्णतः प्रतिबंध कर रखा है। वह क्षेत्र कौन से देखो भाई, एक बात करी थी कि भाई अजमेर का जो पुष्कर है ना, अजमेर का पुष्कर, अजमेर का पुष्कर, झुंझुनू का मंडावा, झुंझुनू का मंडावा, डावा, बहरोड। बहरोड पहले किसका हिस्सा था, अलवर का। बहरोड कोटपुर खुद एक जिला बन गया। इसके बाद में हमने बात करी थी सीकर का। सीकर में देखो धोंध, सीकर में धोंध और श्री माधोपुर, माधोपुर। और हमने बात करी थी कि भाई जो जयपुर है, जयपुर का जोटवाड़ा, जयपुर का जोटवाड़ा। और हमने बात करी थी कि भाई जो जालोर है, देखो एक तो जालोर सिटी हो गया, खुद जालोर, मतलब भीनमाल क्षेत्र हो गया, भीनमाल जालोर क्षेत्र। और एक रानीवाड़ा की भूमि, रानीवाड़ा क्षेत्र। रानीवाड़ा की जो उच्च भूमि पड़ी थी ना, वहां पर ये जगह है जहां पर क्या है, भूमिगत जल दोहन का क्या है, पूर्ण प्रतिबंध है। पूर्ण प्रतिबंध मतलब यहाँ पर आप ट्यूबवेल नहीं कर सकते, किसी भी जो नलकूप बोलते हैं ना, वो नहीं लगा सकते। यहाँ पर कुओं का निर्माण नहीं कर सकते। ये सारी चीजें आप पर यहाँ पे नहीं कर सकते। उसके बाद में हमने बात करी थी कि भाई जल संरक्षण के बारे में, कि भाई जो वर्षा का जल संरक्षण होता है मरुस्थल के अंदर, क्या है कि जब मरुस्थल में वर्षा होती है ना, तो वर्षा के जल को एकत्रित करके मरुस्थल में रहने वाले लोग है ना, वो उसका उपयोग दैनिक क्रियाकलाप में करते हैं, जिसे राजस्थान में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे हमने बात करी थी कि भाई जोधपुर में इसे सर सरोवर, क्या जोधपुर में इसे नाड़ी या झालरा कहते हैं, शेखावाटी में सर सरोवर कहते हैं, और जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर इसे कुई या बेरी कहते हैं। और हमने बात करी थी जो मरुस्थलीय जिले हैं वहां पर इसको टोबा कहते हैं, जो मारवाड़ है वहां पर इसे टाका कहते हैं। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में बात करी थी। उसके बाद हमने ये भी जाना था
साथियों कि भाई जो भारत है, भारत के अंदर जो क्षेत्र है वहां पर वर्षा जल एकत्रित करने वाले को क्या कहते हैं। और हमने बात करी थी कि भाई एक क्वेश्चन आया था कि भाई जो कर्नाटक है, कर्नाटक में जो वर्षा जल एकत्रित करने की विधि को क्या कहते हैं, तो हमने कट्टा के बारे में बात करी थी कि भाई कट्टा कहते हैं। और उसमें बात करी थी जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं कि भाई पोखर कहते हैं, तमिलनाडु में इरी कहते हैं, केरल में सुरंग कहते हैं, ये हमने, और महाराष्ट्र में बघार या ताल कहते हैं, ये हमने बात करी थी कि कल की क्लास में, मतलब कल तक ये हमने सारा मैटर याद कर लिया था मरुस्थल का, और आज की क्लास में आते ही हमने याद कर लिया है। तो आपने क्लास की शुरुआत कर दी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और देखो आपके मैथ्स की क्लासें स्टार्ट कर दी है कि भाई आपको किसी भी एग्जाम के लिए मैथ्स की तैयारी करनी है तो हमारे पास में बेस्ट फैकल्टी बहुत अच्छे सर हैं, दिवान सर, वो आपको अच्छे से मैथ्स समझाएंगे। आज संभवतः उनकी क्लास आपको मिल गई होगी और उसके बाद में आपको जितेंद्र सर की मिल गई होगी, और मेरी, मतलब आज कुछ ही दिनों में साथियों अगर आपने हमारा साथ दिया, आपने हमारा सपोर्ट करा, देखो हमारे पीछे कौन है जो, अगर हम आपके लिए कि भाई आप चाहते हो सर हमें अच्छे से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराए, हमारे सब कुछ फ्री में, मतलब आपके बिना किसी पैसे के, बस आप अपने डाटा उपभोग के, और लाइब्रेरी में आजकल डाटा फ्री में मिलता है, तो आप उसके माध्यम से अपनी तैयारी को कैसे सुनिश्चित कर सकते हो। आप किसी भी राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या भारत की कर रहे हो, जहां पर चाहे राजस्थान ज्योग्राफी पूछी जाती है, चाहे राजस्थान हिस्ट्री पूछी जाती हो, चाहे इंडियन पॉलिटी, और कुछ दिनों में साथियों राजस्थान पॉलिटी की भी शुरुआत हो जाएगी। बस एक दो दिन में मैंने आपको कमिटमेंट करा था कि बहुत जल्दी आपके हो जाएगी, बस एक बार आप 1 के सब्सक्राइबर करवा दो, कुछ ही सब्सक्राइबर बच्चे हैं, आप अपने दोस्तों से करवाओ, अपने जो भी मिलने वाले हैं सबसे शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, और सबको बताओ कि नहीं जो सर ने मुहिम करी, आप गुरु दक्षिणा में हमें क्या दे सकते हो, बस आप चैनल को शेयर कर दो, इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। और अपनी पढ़ाई को सुचारू करो साथियों, आप जो पढ़ना चाहते हो वो आप आराम से पढ़ सकते हो, जो आपके मन में है जो है वो सारी चीजें आप कर सकते हो। आज हम शुरुआत करने वाले हैं साथियों मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के बारे में कि भाई इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, और ये कहाँ कब इसकी शुरुआत हुई, इसका उद्देश्य क्या है, इससे लाभ किसको मिलने वाला है, इसके चरण कितने हैं, इसने कितने कॉन्सेप्ट दिए हैं जल के, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की। अब देखो क्या मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो हम बात करें कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत हुई थी गर्दनखेड़ी गांव झालावाड़ से। कहां से हुई थी, गर्दनखेड़ी गांव झालावाड़ से, याद करो कहां से, गर्दनखेड़ी गांव झालावाड़ से। कब हुई थी कि भाई 27 जनवरी 2016 को हुई थी। कब हुई थी, 27 जनवरी 2016 को हुई थी। कहां पर, गर्दनखेड़ी गांव से। कि भाई इसका लाभ किसको मिलेगा, लाभ मिलेगा राजस्थान के नागरिकों को। किसको मिलेगा, राजस्थान के नागरिकों को। कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, कि इसका उद्देश्य है कि जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाना, पर्यावरण संरक्षण करना, और सामाजिक और आर्थिक लाभ सुनिश्चित करवाना। क्या करवाना, सामाजिक और आर्थिक लाभ सुनिश्चित करवाना। भाई हम बात करें कि इसके चरण कितने हैं, तो इसको 4 चरणों में राजस्थान में लागू किया गया था। पहला चरण कब लागू हुआ था कि भाई जनवरी 2016 से जून 2016 के मध्य। उसमें कितने गांवों को शामिल किया गया था, इसमें 3529 गांवों को शामिल किया गया था साथियों। जो मैं गांव बता रहा हूँ, जो डाटा बता रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा लिखाऊंगा। पहले मैं एक बार आपको मौखिक रिवीजन करवा देता हूँ ताकि जो भी मैं बोर्ड पे लिखूंगा वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब देखो कि अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो भाई दूसरा चरण कहां से लेकर कहां तक है, कि भाई दूसरा चरण दिसंबर 2016 से लेकर जनवरी 2017 के मध्य चालू किया गया था, जिसमें कितने गांव थे, कि भाई 4213 गांवों को शामिल किया गया था। कितने, 4213 गांवों को शामिल किया गया था। हम इसको एक एक चीज को साथ में समझेंगे कि भाई क्वेश्चन कैसे बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। उसके बाद में हमने बात करी तीसरा चरण कहां से कहां तक है, कि भाई दिसंबर 2017 से लेकर जनवरी 2018 तक। ये कौन सा चला था, तीसरा चरण। ये कहा, इसमें कितने थे, कि भाई 4314 गांव इसमें शामिल किए थे। कि चौथा चरण कि भाई अक्टूबर 2018 से लेकर 2022 तक, इसमें 3963 गांवों को शामिल किया गया था। इसमें कि भाई 4 कॉन्सेप्ट जल क्या था, कि भाई जो भूमि का जो जल है, 4 कॉन्सेप्ट जल दिया था इसने, वाटर कॉन्सेप्ट। उसमें क्या है कि भाई एक तो जो सतही जल है उसको उसकी वृद्धि करना, और बात करें कि भाई जो भूमिगत जल की वृद्धि करना। तीसरा कि भाई जो मृदा में नमी है उसकी वृद्धि करना। चौथा की जो जल की उपलब्धता है उसकी वृद्धि करना। ये सारी चीजें हमने बात करी थी। अब देखो, अब हम पहले मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को लिखते हैं और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे साथियों। अब आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। जो मैंने समझाया है वो मैं अभी आपको बोर्ड पे भी समझा देता हूं। आपको पता था ना, हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे।
वह आज हम पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। कल विजयदशमी की वजह से साथियों आपको क्लास नहीं मिल पाई होगी और एक सर की क्लास भी करवानी थी, इस वजह से कल मेरी क्लास नहीं हो पाई साथियों। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरी क्लास आपको निरंतर राजस्थान ज्योग्राफी की मिलती रहेगी। और कुछ दिनों से साथियों इंडियन पॉलिटी की क्लास नहीं हो पा रही, उसके पीछे मेरी व्यस्तताएं हैं साथियों, मेरे और भी बहुत सारे काम है, लेकिन मैं उन कामों को परे रखकर फिर भी मैं क्लास लेने के लिए हाजिर हो जाता हूँ। मैंने जो आपके लिए जो कार्य करने का निर्णय लिया है, मैं वो उसके लिए प्रतिबद्ध हूँ, मैं करूंगा। ये आप याद रखना कि मेरा इंडियन पॉलिटी की क्लास आपको जल्द ही मिल जाएगी। उसके बाद में राजस्थान पॉलिटी साथियों, तो हम क्या पढ़ रहे थे, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसमें हम आज शुरुआत करने वाले हैं किसकी, आज शुरुआत करने वाले हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। ये कब शुरू हुआ था साथियों, देखो कि भाई ये कब शुरू हुआ, इसकी शुरुआत देखो 27 जनवरी 2016 को। कब हुआ था, 27 जनवरी 2016 को। कहां से देखो, कहां से हुआ था, गर्दनखेड़ी गांव झालावाड़। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत कौन से गांव से हुई, तो गर्दनखेड़ी गांव झालावाड़ से हुई। कहां से हुई, गर्दनखेड़ी गांव झालावाड़ से, याद करो इसको। और इसकी डेट क्या है, 27 जनवरी 2016 को हुई थी। देखो अब लाभ किसको मिलेगा, इसका लाभ राजस्थान के नागरिकों को। किसको, राजस्थान के नागरिकों को। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, देखो उद्देश्य, इसका उद्देश्य है जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना। पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक व आर्थिक लाभ, अब इसके चरण कितने हैं साथियों के, भाई इसके 4 चरण हैं। देखो 4 चरण, अब इसके 4 चरण कौन से हैं वो देखो। देखो पहला पहले चरण की शुरुआत हुई थी साथियों जनवरी 2016 से जून 2016 तक। इसमें कितने गांवों को शामिल किया गया था साथियों, देखो 3529 गांवों को। साथियों ये डेटा पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं आपको। ये डेटा पूछा जाता है कि राजस्थान मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का पहला चरण में कितने गांवों को शामिल किया गया था। साथियों ये डेटा पूछा जाता है, तो ये आपको याद करना है कि पहले चरण को कहां से कहां तक लेके गए थे हम, कभी जनवरी 2016 से जून 2016 तक। इसमें कितने गांवों को शामिल किया गया था, 3529 गांवों को शामिल किया गया था। उसके बाद में देखो दूसरा चरण,
दूसरा चरण, अब देखो दूसरा चरण कहां से कहां तक कि भाई दिसंबर 2016 से जनवरी 2017 तक। इसमें कितने गांवों को शामिल किया गया था कि 4213 गांवों को। कितने को? 4213 गांवों को। कितने गांवों को? 4213 गांवों को। ये लिखो एक बार जल्दी से। इसके बाद में 2 चरण बाकी है, वो इसके इनको मिटाकर बाद में लिखेंगे हम। पहले ये लिख लो क्योंकि फिर आपको दिखेगा नहीं अच्छे से। पहला चरण देखो, सबसे पहले हम किसकी बात करें कि भाई मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। इसकी शुरुआत कहां से हुई थी कि भाई इसकी शुरुआत हुई थी गर्दनखेड़ी गांव झालावाड़ से। कब हुई थी कि भाई 27 जनवरी 2016 को हुई थी। लाभ के भाई राजस्थान के नागरिकों को। उद्देश्य क्या है इसका कि जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक व आर्थिक लाभ देना बंद राजस्थान के नागरिकों को। कि इसके कितने 4 चरण है? इसके 4 चरण। पहला चरण है जनवरी 2016 से जून 2016 तक। इसमें कितने गांवों को शामिल किया गया? 3529 गांवों को। दूसरा चरण है दिसंबर 2016 से लेकर जनवरी 2017 तक। इसमें कितने गांवों को शामिल किया गया? 4213 गांवों को शामिल किया गया था। जल्दी लिखो इनको, इसके बाद में आगे बात करते हैं। साथियों देखो ये सारी चीजें आपको याद करनी ही पड़ेगी, ये आराम से आपको याद होगा। देखो राजस्थान ज्योग्राफी की मैं आपके सामने 100% का, मैं क्या कह रहा हूँ, राजस्थान का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहां पर अगर मैंने जो आपको राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ाई है और उसमें से बाहर क्वेश्चन चल जाए। भाई शर्त क्या है कि आप अपनी ईमानदारी से अपनी मेहनत करते जाओ लगातार। आपको जो भी आपको करना है वो आपके मन में हो, कि ऐसे नहीं कि आप ऐसे मन में ऐसे भाव लिया हो, कुंठा लेकर जाओ, अरे आज तो सर की क्लास नहीं हुई, आज क्या पढ़ेंगे। ऐसा कभी नहीं लाना। जीवन में कभी भी रुकना नहीं है, किसी के लिए नहीं रुकना है। अगर मेरी आज क्लास नहीं हुई तो कल होगी भाई, 100% होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई सर किसी कारणों से, देखो हर मैं भी इंसान हूँ, हर इंसान के मानवीय कारण होते हैं, कई कार्य हो जाते हैं, कई बार तबियत खराब हो जाती है, कोई और ऐसा कोई काम हो जाता है इस वजह से। तो आपको देखो निरंतर क्या करना है कि जो भी मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ इसको देखो, मैंने अच्छे से आपके सारे नोट्स बनवाए, इनको आप नोट्स को बनाओ, इनको लिखो। भाई मैंने आपको जितनी भी चीजें लिखाई है, ये आप जब तक लिखोगे नहीं तो आपको याद कैसे होगा। भाई आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो तो ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी ना, फिर पढ़ने पड़ेंगे। अच्छे से आप नोट्स बना लो अपने सारे के सारे जितनी भी क्लासों के हैं, और आपको फिर राजस्थान ज्योग्राफी में देखो कि भाई राजस्थान के भाई आरएस मेंस में आंसर राइटिंग करो ना। अब कैसे देखो कि भाई आपको मुख्यमंत्री आरएस में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये लिख लिया होगा आपने। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये लिखते रहो जल्दी से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आपके सामने क्वेश्चन आया, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री जल, ये आ गया मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन और ये यहाँ पे अभियान। बस ये इतना हुआ लिखा है और प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। और क्या आ गया यहाँ पे लिखा हुआ कि 20 शब्दों में, 20 शब्दों में उत्तर दो। अब आपको 20 शब्दों में क्या देना है। अब आपको ऐसे नहीं कर सकते आपके जैसे आप कोई बीए के एग्जाम दे रहे हो, कॉलेज के एग्जाम दे रहे हो, वहां पर ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, तो आपको जैसे ये आया तो पहली लाइन में आपने क्या लिखा कि भाई इसकी शुरुआत कहां से हुई, तो आपको सीधा क्या लिखना, 27 जनवरी 2016 ये लिख दिया। इसके बाद में आपको यहाँ पे सीधा लिखना है कहां से, बस डायरेक्ट ऐसे लिखना है कहां से कि भाई गर्दन खेड़ी गांव झालावाड़, ये लिख दिया आपने जल्दी से। उसके बाद में लाभ, भाई आप लाभ लिख दिया। लाभ किसको, राजस्थान के नागरिकों को, ठीक है। इसके बाद में आपको उद्देश्य लिख देना है इसका। उद्देश्य क्या है कि जल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना। इसके बाद में क्या है, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक व आर्थिक लाभ। इसके बाद में क्या है कि इसको 4 चरण बता देने हैं, इसके 4 चरण। इसके बाद में पहला चरण ये फटाक से आंकड़ लिखे, ये आपके पूरे के पूरे कितने, मैं कह रहा हूँ एग्जामिनर आपके एग्जाम में से क्वेश्चन कहां से काट देगा, कहीं भी उसको जगह नहीं मिलेगी कि वो आपके एग्जाम से क्वेश्चन काट दे। हाँ बेशर्त है कि भाई अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा है तो इसमें से आपको 4 देगा या 3 देगा, क्योंकि वो भले ही आपने पूरा कुछ सही लिखा है फिर भी वो 1 नंबर तो आपका कहीं से भी काटेगा ही काटेगा। इसलिए आपको पता है कि आरएस में
जो आरएस के कितनी मेरिट जाती है कि भाई 800 नंबर का पेपर हो, जिसमें से 200 प्लस जितने भी है भाई 300 वाले नंबर वाले क्या क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है आराम से। तो आपको ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ये लिख लिया आपने। तो बस मैं देखो साथियों, मैं आपको बार बार ये चीजें दोहराता हूँ, बार बार ये मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ। तो इसका मेरा समझाने का उद्देश्य क्या है कि आप इसको सीरियस लो, आप इनको समझो, तभी आपके लिए ये फायदेमंद होगा। अब देखो, अब हम तीसरे चरण की बात करते हैं। देखो मैंने आपको क्वेश्चन लिख के बताया कि क्वेश्चन कैसा आएगा और क्वेश्चन को किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है आपको। आपको देखो, जब तक आप ये चीजें सीखोगे नहीं, देखो वन डे एग्जाम के लिए तो ये मतलब इसमें से बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। अगर आप राजस्थान के किसी भी वन डे एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें तो आप एमसीक्यू आसानी से, मतलब कुछ भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस भाई शर्त क्या है कि आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, और एक एक चीज जब आपको मैं बता रहा हूँ बोर्ड पे बोल के समझा रहा हूँ, लिख के समझा रहा हूँ, तो आपको समझ में आनी ही होगी। ऐसा कुछ नहीं है जिंदगी में जो आप नहीं कर सकते। जो आपने सोच लिया है, जो आपने अपने दिमाग में जो चीजें ठान ली है, वो आप किसी के भी कहने से या किसी के भी बहकावे से आप उसको छोड़ने वाले नहीं हो। देखो जिंदगी में आपको कोई भी लोग ये कहे ना कि तू ये नहीं कर सकता, तो ये आप मान के चलना कि वो झूठ बोल रहा है। आप वो सब कर सकते हो जो आपने सोच रखा है, जो आपने अपने दिमाग में जिसकी आपने इमेज बनाई है, आपने जो अपनी कल्पना करी है ना, उस कल्पना को करने के लिए आपको बस हकीकत में उस काम की शुरुआत करनी है। अगर आपने उस काम की शुरुआत कर दी तो आपका वो आधा काम तो वैसे ही हो गया, आधा काम हो गया। उसके बाद में उस काम के क्या क्या प्रोसीजर है, उसको प्रोसीजर को फॉलो करो, आप आराम से उस काम को आप कर लोगे। तो इसलिए अपने पैशन से हटके कभी भी नहीं करना कुछ, कोई भी कार्य। भाई आपका किसी चीज में मन नहीं लग रहा है और उसी काम को आप करोगे तो उसमें आप कभी सफल होने के चांसेस बहुत कम होंगे आपके। लेकिन किसी काम में आपका बहुत मन लग रहा है, तो मन लग रहा है उस काम को आप अपना 100% दोगे तो उस काम में आप और ज्यादा आगे बढ़ोगे। तो हमेशा आप किसी भी कार्य के प्रति अपनी रुचि पैदा करो। अगर आप अपनी रुचि पैदा करते हो, भाई आप अगर पढ़ रहे हो, अगर आप मेरे को अभी सुन रहे हो, तो आप मेरे को अपनी रुचि से सुनोगे तो मैं जो बोलूंगा वो आपको चीजें याद होगी। भाई स्वाभाविक है ना कि आपको मेरी आवाज अच्छी है, लग रही है, और आप उसको अच्छे से समझ रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको याद होती जाएगी, ऑटोमेटिक याद होती जाएगी, और मैं जो समझा रहा हूँ वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। यही सारी चीजें अपने जीवन में जुड़ी होती है साथियों। अब हम बात करेंगे तीसरे चरण की। देखो तीसरा चरण, तीसरा चरण कहां से कहां तक था। देखो जनवरी दिसंबर 2017 से जनवरी 2018 तक। क्या भाई इसमें कितने गांवों को शामिल किया गया था, 4314 गांव, 4314 गांवों को शामिल किया गया था। भाई अगर हम बात करें कि भाई चौथे चरण में, चौथा चरण, चौथा चरण अक्टूबर अक्टूबर 2018 से 2022 तक। कहां तक चला था, अक्टूबर 2018 से 2022 तक। इसमें कितने गांवों को शामिल किया गया था, 3963 गांव, 3963 गांवों को शामिल किया गया था। अब ध्यान दो कि भाई आपसे ये क्वेश्चन, अब वन डे एग्जाम की क्वेश्चन की बात करेंगे। वन डे एग्जाम क्वेश्चन में कैसे किस प्रकार से आंकड़ों क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन आए कि भाई मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में कौन से चरण में सबसे ज्यादा गांवों को शामिल किया गया था। ऑप्शन आ गया पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको पता होना चाहिए कि तीसरे चरण में सबसे ज्यादा गांवों को शामिल किया गया था। कितने गांवों को, 4314 गांवों को शामिल किया गया था। लिख लो। इसके बाद में हम राजस्थान की इस्तेला कर, क्या अभी तो फोर वोटर कंसेप्ट भी तो बाकी है, तो लिखो फोर वोटर कंसेप्ट। यह मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान ने दिया था। किसने दिया था, फोर वोटर कंसेप्ट, फोर वोटर कॉन्सेप्ट। देखो फोर वोटर वोटर कॉन्सेप्ट क्या है, पहला वर्षा जल के संरक्षण में वृद्धि, वर्षा जल संरक्षण में वृद्धि। दूसरा भूमिगत भूमिगत जल में वृद्धि, भूमिगत
जल में वृद्धि, तीसरा सतही जल में वृद्धि, सतही जल में वृद्धि, चौथा मृदा नमी, जो मृदा की नमी होता है ना, नमी होती है ना, जैसे मिट्टी गीली गीली, थोड़ी थोड़ी गीली गीली है, मतलब ज्यादा, मतलब गीली दिख रही है लेकिन वो दलदली नहीं है, एक नॉर्मल नमी है उसके अंदर, तो नमी की मात्रा में वृद्धि करना, नमी की मात्रा में वृद्धि। ये 4 वाटर कंसेप्ट दिया था किसने? मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान ने दिया था। देखो पहला कौन सा है? वर्षा जल में वृद्धि करना। किसमें? वर्षा जल में वृद्धि करना। देखो 4 वाटर कंसेप्ट, ये आपको याद रखना। ये वन डे एग्जामिनर एग्जाम जितने भी होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या है कि 4 वाटर कंसेप्ट में कौन सा शामिल नहीं होता, तो इसमें से एक दूसरा दे देंगे और वो पूछ लेंगे साथियों। देखो अभी जो एग्जाम के पैटर्न है उसमें जो लेंदी क्वेश्चन है, जो परिभाषा वाले हैं, जिसके अंदर लाइनें लिखी होती है, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख लेना जितने भी अभी एग्जाम हो रहे हैं वनडे में, कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 4 वाटर कॉन्सेप्ट्स में कौन से शामिल है, कौन से शामिल नहीं है। तो देखो कि वर्षा के जल के संरक्षण में क्या करनी है? वृद्धि करनी है। भूमिगत जल में क्या करनी है? वृद्धि करनी है। सतही जल में क्या करनी है? वृद्धि करनी है। और मृदा की नमी की मात्रा में क्या करनी है? वृद्धि करनी है। लिखो इनको जल्दी से। ये होता है अपना मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान खत्म। जल्दी से लिखो इसको, दिख रहा होगा। जल्दी लिखो इसको, पानी पी लेता हूं। लिख लिया? जल्दी से लिख लो। सारी चीजें याद हो गई। अब मैं एक बार आपको इसको वापस रिवीजन करवा देता हूं साथियों, ठीक है, ताकि एक बार खोपड़े में घुस जाए, क्योंकि इसमें ज्यादा आंकड़े हैं तो आंकड़े आपको याद होना जरूरी है, तभी आप आरएस के जैसे एग्जाम को फाइट कर पाएंगे, या जितने भी वनडे एग्जाम है जितने भी, उसमें देखो एक बार आपने यहाँ से ज्योग्राफी पढ़ ली तो बाकी किसी एग्जाम की स्पेशल तैयारी करने की आपको ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चाहे कोई सब भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको वापस पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अब देखो कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत कब हुई थी? कि 27 जनवरी 2016 को, 27 जनवरी 2016 को। कहां से हुई? कि गर्दनखेड़ी गांव झालावाड़ से। कहां से हुई थी? गर्दनखेड़ी गांव झालावाड़ से। लाभ किसको मिल रहा है? राजस्थान के नागरिकों को। किसको मिल रहा है? राजस्थान के नागरिकों को। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? कि उद्देश्य है जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करवाना, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक व आर्थिक लाभ। सामाजिक व आर्थिक लाभ, ये आपको याद करना है, सिर्फ मैं आपको याद करवा रहा हूं। एक बार आपको मैं जब बोलूं ना उद्देश्य, तो आपको ये चीजें बोलनी है, समझ गए? आप जब पढ़ रहे हो ना वहां पर, जब मेरे को देख रहे हो, तो आप पढ़ते हुए आपके ये चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि भाई ये आ गया कि भाई इसको कितने चरणों में बांटा है? 4 चरण में। 4 चरण में। पहला चरण कहां से कहां तक है? कि भाई देखो पहला चरण है जनवरी 2016 से जून 2016 तक। इसमें कितने गांवों को शामिल किया गया? 3529 गांवों को। दूसरा चरण देखो, दूसरा दिसंबर 2016 से जनवरी 2017 तक। इसमें कितने गांवों को शामिल किया गया? 4213 गांवों को। तीसरा चरण देखो, तीसरा चरण के भाई दिसंबर 2017 से जनवरी 2018 तक। इसमें कितने गांवों को शामिल किया गया है? 4314 गांवों को। कितना? 4314 को। और चौथा चरण अक्टूबर 2018 से 2022 तक। इसमें कितने गांवों को शामिल किया गया? 3963 गांवों को शामिल किया गया। यह हो गया अपना मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान खत्म। अब देखो इसमें 4 वाटर कंसेप्ट क्या था? कि पहले तो सबसे पहला कि वर्षा जल के संरक्षण में वृद्धि करना। दूसरा सतही जल में
सतही जल में, तीसरा भूमिगत जल में, भूमिगत जल में, चौथा मृदा की नमी की मात्रा में क्या करना, वृद्धि करना। ये हो गया पोर वाटर कंसेप्ट, ये हो गया अपना मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान खत्म। अब देखो, अब बढ़ेंगे हम मरुस्थल के भाग। और मरुस्थल के भाग कितने हैं, 2 भाग है मरुस्थल के। याद हो गया, ये ऐसा आपको याद करना है साथियों। जब तक आपको इस प्रकार से याद नहीं होगा कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से आपको सारी की सारी चीजें याद करनी है, तभी राजस्थान ज्योग्राफी में आपको क्या आएगा, मजा आने वाला है और अच्छे से पढ़ना है। अब देखो राजस्थान का जो मरुस्थल है उसके कितने भाग है, 2 भाग है। देखो मरुस्थल, मरुस्थल भाग कितने हैं इसके, 2 भाग, 2 भाग। अब देखो पहला भाग कौन सा है और दूसरा कौन सा। पहला भाग देखो, पहला भाग है इसका वृहद मरुस्थल, वृहद मरुस्थल। और दूसरा भाग है इसका लघु मरुस्थल, लघु मरुस्थल, लघु मरुस्थल। अब देखो वृहद मरुस्थल कहां पर है, क्या राजस्थान में, राजस्थान में पश्चिमी भाग में स्थित, स्थित संपूर्ण मरुस्थल, संपूर्ण मरुस्थल। ये क्या है, ये है वृहद मरुस्थल। और लघु मरुस्थल देखो, ये गुजरात, गुजरात के कच्छ से लेकर, कच्छ से लेकर बीकानेर तक, बीकानेर तक, बीकानेर तक फैला, फैला हुआ भाग, फैला हुआ भाग। ये क्या है, लघु मरुस्थल। साथियों आपने कहीं से भी पढ़ा हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ये इतनी सारी चीजें अगर किसी ने पढ़ाई हो तो मुझे बता देना भाई, कमेंट करके जरूर बताना है भाई। जितने भी मेरे लिसनर है रेगुलर जो मेरे से पढ़ रहे हैं, तो आप अपने कमेंट में एक बार कमेंट जरूर करें साथियों। कमेंट करके आप बताइएगा हाँ सर हमें पसंद आया, सर आपने ये चीजें अच्छी बताई, ये हमने सच में सर हम आपको ये मानते हैं कि आप हमारे लिए अच्छा प्रयास कर रहे हो। तो आप हमारा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर अपना रिव्यू दे, ताकि हमारा हौसला बुलंद हो कि हाँ जो जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, मैं सही दिशा में हूँ। तो आप मेरे को जरूर बताना। देखो देखो वृहद मरुस्थल राजस्थान में जो पश्चिमी भाग में स्थित है ना, जो संपूर्ण मरुस्थल, उसे क्या कहते हैं, वृहद मरुस्थल। और लघु मरुस्थल गुजरात के कच्छ से लेकर बीकानेर तक फैला हुआ भाग लघु मरुस्थल कहलाता है। आप मुझे बताना कि ये सारी चीजें आपको कोई पढ़ाता है क्या, कि मरुस्थल के 2 भाग। अब हम पढ़ेंगे मरुस्थल की इस्तेलाह करते हैं और स्तूप के बारे में साथियों। एक एक चीज को हम समझेंगे, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप जितनी सारी चीजें मेरे से समझोगे ना साथियों, आप मतलब जीवन में कभी भूलने वाले नहीं हो। आप कोई सा भी एग्जाम दे लेना, उसमें जो मैं ये बता रहा हूँ ना, आपको सारी सारी चीजें याद आने वाली है। देखो कि ब्रज मरुस्थल मतलब सबसे बड़ा विस्तृत भाग जो मरुस्थल का है, वो सबसे ज्यादा डेजर्ट कहाँ पे है, राजस्थान के पश्चिम भाग में। तो वृहद मरुस्थल कहाँ पर है, राजस्थान। मतलब कॉमन सेंस यूज करना। और लघु मरुस्थल, तो लघु मरुस्थल देखो कच्छ का रण है ना, कच्छ के रण से बीकानेर तक, मतलब गुजरात में एक कच्छ का रण है जहां पर दलदली भूमि पाई जाती है, ठीक है। तो आधा कच्छ का रण कहां पर है, पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। तो ये लघु मरुस्थल हो गया, मरुस्थल के 2 भाग हो गए। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के इस्तेलाह कृतियों के बारे में, लिख लेना। देखो साथियों नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं, पूरे के पूरे नोट्स बनाने, तभी आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। अच्छे से लिख लिया। अब हम बात करेंगे राजस्थान की मरुस्थल की इस्तेलाह कृतियों के बारे में। देखो हेडिंग डाल लो, मरुस्थल की इस्तेलाह करते हैं। मरुस्थल की स्थला स्थलाकृति व स्तूप,
अब देखो मरुस्थल की इस्तेला करते हुए स्तूप क्या है, देखो अब आपको एक एक चीज समझनी है। सबसे पहले देखो धोरे, धोरे क्या होते हैं, धोरे, स्तूप, धारियान, धारियान, अब देखो पलाया, ड्रेन या टाट, बालसन, बाल सन और खड़ी, खड़ी। अब देखो, अब आपको जितने मैं चीजें बताने वाला हूं साथियों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने बहुत कम जगह ये सारी चीजें पढ़ी है। मतलब एक एक चीज भाई, ऐसा कोई एग्जामिनर बना ही नहीं है जो इसमें से बाहर क्वेश्चन निकाल देगा राजस्थान की ज्योग्राफी में, क्योंकि मैंने बारीक से बारीक हर एक किताब से जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है उसको सारे के सारे आपके नोट्स में शामिल करवाया है। तो आप एक बार जितने भी राजस्थान के एग्जाम हो रखे हैं, जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से आप पीछे देख लेना एक भी क्वेश्चन बाहर निकला हो क्या, फिर मेरे को आप कमेंट में बता देना कि सर ये आपने जो पढ़ाया जिसमें से नहीं आया। देखो पलाया क्या है, अस्थायी खारी झील है, अस्थायी खारी झील है, खारी झील, झील है। अब देखो रेन या टाट क्या है, दलदली क्षेत्र है। ये क्या है, ये मरुस्थल में पाया जाने वाला दल दली क्षेत्र, क्या है, दलदली क्षेत्र है। और बालसन क्या है, ये मैदानी भाग है, क्या है, मैदानी, मैदानी भाग। और खड़ीन क्या है, ये कृषि है, कृषि क्षेत्र, ठीक है। खड़ीन किसके द्वारा की जाने वाली कृषि है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि है। एक बार ये लिखो, इसके बाद में देखो पलाया किसे कहते हैं। सबसे पहले देखो लिखते जाओ आप, आपको ऐसे कैसे बनाता जाना है। पलाया मरुस्थल में, मरुस्थल में वर्षा के दौरान, के दौरान बनी, बनी अस्थायी, अस्थायी खारी झीलें, खारी झीलें, खारी झीलें क्या कहलाती है, पलाया, पलाया कहते हैं। सर्वाधिक पलाया कहां पर मिलती है, सर्वाधिक पलाया मिलती है जैसलमेर में, सर्वाधिक पलाया जैसलमेर में। अब देखो रेन या टाट किसे कहते हैं, रेन या टाट, रेन या टाट। जब पलाया, जब पलाया का जल वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के कारण, के कारण उड़ जाता है, उड़ जाता है या वाष्प में बदल जाता है, तब पीछे बचा भाग, तब पीछे बचा दलदली क्षेत्र, बचा दलदली क्षेत्र, दल दली क्षेत्र रेन या टाट, रेन या टाट कहलाता है, कहलाता है। सर्वाधिक कहां पर मिलते हैं रेन या टाट, ये भी जैसलमेर में। देखो सर्वाधिक रेन या टाट कहां पर मिलते हैं, जैसलमेर में। देखो देखो मरुस्थल की इस्तेला करते हुए स्तूप, देखो दोहरे स्तूप धारियान, देखो क्या है, इनमें क्या बनती है, दोहरे में
जब बारिश होती है तो पलायक झीलें बनती है। जो पलायक झीलें क्या होती है, अस्थायी खारी झीलें होती है। और जब पलायक का जल वाष्पीकरण के माध्यम से कम हो जाता है, मतलब पीछे दलदली क्षेत्र बचता है, तो उसे क्या कहते हैं, रेन या टाट कहते हैं। और जब दलदली क्षेत्र बिल्कुल नमी युक्त भूमि बन जाती है, मतलब दलदली क्षेत्र समाप्त होकर जब वो नमी हो जाती है मृदा में, तो वो क्या कहलाती है, बालसन। और इसके ऊपर किसकी खेती की जाती है, खड़ीन की, मतलब की जाती है, खड़ीन की कृषि की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, पालीवान ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। जो कृषि है ना, उसको क्या कहते हैं, खड़ीन कहते हैं। क्या कहते हैं, खड़ीन कहते हैं। देखो पलाया क्या है कि मरुस्थल में वर्षा के दौरान बनी अस्थायी खारी झीलें क्या कहलाती है, पलाया कहलाती है। सर्वाधिक पलाया कहां पर है, जैसलमेर में है। रेन या टाट, जब पलाया का जल वाष्पीकरण के माध्यम से उड़ जाता है, जो पीछे दलदली क्षेत्र बचता है, उसे क्या कहते हैं, रेन या टाट कहते हैं। और सर्वाधिक रेन या टाट कहां पर है, जैसलमेर में है। लिखो इसको जल्दी से। इसके बाद में अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे और फिर डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे। जल्दी लिखो। अब इसका डायग्राम बनाएंगे साथियों, टेंशन मत लो। हाँ, एक एक चीज समझाऊंगा मैं आपको, किसी भी प्रकार से आपको आप भूलोगे नहीं। ये साथियों बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लाया किसे कहते हैं, रेन टाट किसे कहते हैं, ये बालसन किसे कहते हैं, खड़ीन किसे कहते हैं। ये सारे एग्जाम में राजस्थान का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जाएगा जिसके अंदर इनके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। यहाँ तक कि यूपीएससी में पूछ लिया जाता है कि भाई प्लाया किसे कहते हैं। आप सोचो कि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, प्लाया क्या है। अब आप देख लो, ये स्थायी खारी झीलें हैं प्लाया, जो कहां पर पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है। जल्दी लिखो इसको। पानी पीता हूं जब तक मैं। लिखो जल्दी से। हाथों हाथ सबको नोट्स बनाने हैं साथियों। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको मतलब ऑफलाइन के जैसे पूरे के पूरे नोट्स प्रिपेयर करवा रहा हूं आपको। बस आपको क्या करना है, एक एक चीज को समझना है और लिखना है और फिर उसको याद करना है। जैसे मैं याद करवा रहा हूँ आपको, उस प्रकार से याद करने हैं। जब तक आप याद नहीं करोगे साथियों, को फायदा मिलने वाला है नहीं। ये सारी चीजें साथियों, जब तक आप अपने मन में ऐसा भाव लेके नहीं आओगे कि हाँ मेरे को याद करनी है, या इनको अपने मस्तिष्क की मेमोरी में आप सेव नहीं करोगे, फिर आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आप पढ़ते हो तो फिर आप अपना 100% दो। अगर आपको सच में कि भाई हाँ मेरे को अपने जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करना है या कुछ भी, देखो कई सारी चीजें जीवन में ऐसी होती है साथियों। आप कभी सोचते हो कि सर हमारे से इतनी बातें क्यों करते हैं, या हमें इतनी चीजें बताते क्यों हैं। क्योंकि देखो मैं भी आपके जैसा हूँ, मैंने भी जीवन के सारे पड़ाव फेस करे हैं, मैंने भी सारी चीजें समझी है लाइफ की। मैंने एक एक चीज देखा है कि जो वक्त है ना साथियों, वक्त में आप जिस वक्त से गुजर रहे हो ना, उस वक्त आपके पास में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको बस दिखावा के माध्यम से ऐसा बताते हैं कि नहीं मैं आपके साथ हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं साथियों जो चाहते हैं कि नहीं ये सफल नहीं होने चाहिए, लेकिन उन लोगों को आपको क्या करना है, सफल होकर बताना है। आप ये सोचना है कि जब आपके अपने लोग है ना, जिनसे आप कनेक्टेड हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके परिवारजन हो, या और कोई अपने माता पिता को छोड़कर या अपने भाई बहन को छोड़कर आप अगर बाकी किसी और को भी देखो, परिवार बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे अपने जीवन में मिलेंगे। वो लोग आपके जैसे जैसे आपके साथ में जुड़ते जाएंगे। लेकिन जब आप उन जब तक आपसे उनको मतलब है ना, भाई आप उनको दे रहे हो कोई भी चीज, या अपना समय दे रहे हो, या आप किसी प्रकार से पैसा दे रहे हो, या कोई भी आप ऐसी चीज है जो उनको नीड दे रहे हो, आप उनकी जरूरतों की पूर्ति कर रहे हो। जब तक आप उनकी जरूरतों की पूरी पूर्ति कर रहे हो, जब तक वो लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं। जिस दिन आपने उनसे कोई अपेक्षा कर ली, या आपने उनसे उम्मीद लगा ली, तो लोग आपसे दूर होने लग जाएंगे। ये सत्य है। आपने कभी ये चीज महसूस करी है कि जब लोगों को आपकी जरूरत थी तो आप उनके लिए हमेशा खड़े रहे, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो आपने पीछे मुड़ के देखा तो आपके पीछे कोई नहीं खड़ा था। आपने ये चीजें देखी होगी ना, जीवन में महसूस करी होगी। तो ये चीजें क्यों होती है आपके साथ में, क्योंकि ये जो दुनिया है साथियों, ये इसी चीज पे टिकी हुई है। मतलब कौन किससे कितना उपभोग कर सकता है। अगर कोई रिश्ता आपसे बनाता है तो बिना
उसके स्वार्थ के कोई आपसे रिश्ता बना ही नहीं सकता। अगर उसके मन में कोई ऐसी भावना होगी, कोई ऐसी कोई इच्छा होगी जो वो आपसे प्राप्त करना चाहता है, और वो जो प्राप्त करना चाहता है उसी में उसका क्या है, नियत स्वार्थ छुपा हुआ है, उसको आपको पहचानना है। और बहुत कम, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या आपको अपने जीवन में लोग है ना बनाने हैं, लेकिन इतने कम लोग आप अपने जीवन में, जितने सीमित लोगों से अपना कांटेक्ट रहोगे उतने ज्यादा आप सुखी रहोगे। जितने ज्यादा वृद्ध स्तर पर आप लोगों से अपना कांटेक्ट बनाओगे, जान पहचान बनाओगे, तो वो लोग आपको किसी न किसी प्रकार से आपका उपयोग करेंगे या आपको प्रताड़ित करेंगे, किसी न किसी प्रकार से आपको मानसिक अवसाद में ग्रसित रहोगे आप। इसलिए क्या करना है कि बहुत सारे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे जिंदगी में, अपनी खुशी किस प्रकार से आप रख सकते हो, आप अपने आप को खुश कैसे रख सकते हो, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने लिए जीना। मैं तो बस ये कहता हूँ कि अगर जीवन में आपको 5 मिनट भी टाइम मिले ना, वो टाइम आप अपने लिए बिताओ, अकेले में बैठो, आप अपने जो भी छत है वहां पर बैठो, अपने लिए सोचो कि आपको जीवन में आपने क्या विजन देखा है। एक बार आप खड़े होकर अपने जो भी घर है उसके बाद में ऊपर चढ़ के आप अपने शहर को देखो, अपने गांव को देखो, और उसके बाद में उसके बारे में सोचो कि ये कितने लोगों के सपनों का शहर है। मतलब कितने लोग अपनी जिंदगी में पीछे भाग रहे हैं, लोगों के पीछे भाग रहे हैं, कोई किसके पीछे भाग रहा है, किसको क्या चाहिए। किसी ने अगर कोई गाड़ी प्राप्त कर ली तो वो उससे ज्यादा अच्छी प्राप्त करना चाहता है, कोई क्या चाहता है। तो आप ये चीज आपको समझनी है कि लोग आपको पाकर भी आपसे बेहतर की तलाश में रहते हैं। मतलब आप में कितनी भी खूबियां हो, जब आप उसको हासिल हो गए फिर वो आपकी कदर भूल जाएगा। और एक चीज ये है कि आपकी जो कदर है ना, सही वक्त में तो किसी को समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि आप किसी के लिए कितना भी अच्छे हो, आप किसी के लिए कितना भी अच्छा सोचते हो, आप किसी के लिए कितना भी अच्छा करने का प्रयास करते हो, लेकिन लोगों में जितनी उनमें क्षमता होगी वो आपसे उतना ही ले पाएंगे। उसके बाद में अगर आप उसको बार बार जताओगे नहीं कि मैं आपके लिए ये हूँ वो हूँ, तो लोग आपको फिर फालतू समझने लग जाएंगे। तो किसी के लिए कभी भी फालतू नहीं बनना, और किसी के लिए भी कभी अपने आप को इतना अवेलेबल मत रखना कि वो लोग आपकी कदर भूल जाए। तो बस हमेशा अपने लिए सोचो और अपने लिए करते रहो। ठीक है, लिख लिया होगा अब तो। एक बार इसको समझ लो। देखो, मरुस्थल की स्थला कृतियों के बारे में बात कर रहे थे हम। स्थला कृति और स्तूप, देखो तो दोहरे स्तूप धारियान में क्या बनती है, जब वर्षा होती है तो पलाया बनती है। पलाया क्या है, ये स्थायी खारी झीलें हैं, और जब पलाया का जो जल है वो वाष्प के माध्यम से उड़ जाता है, तो उसके बाद में जो दलदली क्षेत्र बचता है उसे क्या कहते हैं, हम रेन या टाट कहते हैं। जब रेन या टाट लगभग नमी युक्त भूमि बचती है तो वहां पर क्या बन जाता है, मैदानी भाग बन जाता है। तो वहां पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। उस कृषि का प्रकार क्या है, खड़ी कृषि की जाती है। उसका और इसको कौन लोग करते हैं कि ब्राह्मण करते हैं, पालीवाल ब्राह्मण करते हैं साथियों। अब देखो ये आपने पढ़ लिया। देखो, पलाया मरुस्थल में वर्षा के दौरान बनी है स्थायी खारी झीलें, तो उसको क्या कहते हैं, हम पलाया कहते हैं। सर्वाधिक पलाया कहाँ पर है, जैसलमेर में। रेन या टाट क्या है कि जब पलाया का जल वाष्पीकरण के माध्यम से उड़ जाता है तो पीछे क्या बचता है, दलदली क्षेत्र, उसे क्या कहते हैं, रेन या टाट कहते हैं। और वर्षा सर्वाधिक रेन या टाट कहां पर है, जैसलमेर में है। अब देखो, अब इसको अच्छे से हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखो ज्योग्राफी, देखो लिखा हुआ मैटर है ना साथियों, पूरे बाजार में पड़ा हुआ है। चीजें समझ में कैसे आती है आपका, अगर आपने एक बार चीजें समझ में आ गई तो फिर आपको दोबारा कभी भी लाइफ में ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पहली बार कोई चीज पढ़ते हैं ना तो ऐसे बहुत बोरिंग लगती है, भारी लगती है, लेकिन आप उसी चीज को बार बार पढ़ो, फिर देखो आपको वो सारी चीजें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। भले ही आपने कितनी भी बार उसको नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको एक बार पढ़ते ही वो फिर याद आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, बस अपनी चीजों को याद करना है, और बस जो मैं लिखा रहा हूं वो आपको क्या करना है, हमेशा याद करना है साथियों। जब तक आप याद नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होगा। अब देखो, अब देखो ये बारिश हुई। सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, बारिश, बारिश करवाए। और बारिश होने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे जल एकत्रित हुआ। देखो ये बारिश हुई, फिर यहाँ पे क्या बन गया, ये दोहरे हैं ना, ये दोहरे हैं ना, ये दोहरे हैं, ये मरुस्थल के दोहरे हैं, पहले ही समझ लेना आप। जो ये दोहरे धारियां लिखे थे ना हमने वो है, ये जल बन गया। तो ये क्या बन गए, ये अस्थायी खारी झीलें बन गई। यहाँ पर क्या बन गई, अस्थायी खारी झीलें। आपको ऐसे कैसे बनाना है, अस्थायी खारी झीलें, या लिख लो झील, जिसे क्या कहते हैं हम, पलाया। अब देखो
ये सूर्य भगवान, देखो जब सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ी तो ये क्या हुआ, वाष्पीकरण के माध्यम से, किसके माध्यम से, वाष्पीकरण के माध्यम से जल उठ गया, वाष्पीकरण उड़ गया। तो पीछे क्या बचा, दलदली क्षेत्र, पीछे फिर बहुत कम दलदली क्षेत्र बचा यहाँ पे, ठीक है। फिर ये दलदली क्षेत्र बचा, इसे क्या कहते हैं, रेन या टाट, दल दली क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं, रेन या टाट। आपको पूरा का पूरा ऐसे लिखना है। और उसके बाद में देखो ये बिल्कुल नमी युक्त भूमि बची है यहाँ पे, देखो नमी युक्त भूमि, इसे क्या कहते हैं, बालसन, बालसन या बेजेड़ा, क्या कहते हैं, बेजेड़ा। यहाँ पर क्या की जाती है, खड़ीन की कृषि, क्या की जाती है, खड़ीन कृषि। इस क्षेत्र में क्या की जाती है, खड़ीन की कृषि। बनाओ इसको पूरे को अच्छे से, ठीक है, आ गया समझ में। अब बताओ आप इसमें क्या भूल जाओगे। अब ये डायग्राम आपके दिमाग जो मस्तिष्क है उसमें एकदम छप जाना चाहिए। इसके बाद में कोई भी चीज आपके दिमाग से बाहर नहीं जाएगी। इसके बाद में हम बात करेंगे किसके बारे में, कि भाई जो रन है, सबसे बड़ा रन कौन सा है, कौन सा रन कौन से जिले में, ये इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में हम पूछेंगे, पढ़ेंगे मरुस्थल की स्थलाकृति, कि भाई तल्ली क्या है, थल्ली क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जल्दी लिखो इसको, इसको डायग्राम को ऐसे कैसे बनाओ साथियों, जल्दी बनाओ, पानी पीता हूं मैं जब तक। लिखो जल्दी से। लिख लिया, पूरी की पूरी चीजें आपको क्या आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, तभी जाके फायदा होगा। यह पूरा का पूरा डायग्राम बनाना है आपको अपनी कॉपी में। ऐसे ही आपको अलग अलग पेनों का प्रयोग करना है, अलग अलग चीजों का। ज्योग्राफी में आप जितने ज्यादा डायग्राम बना के चीजों को समझोगे उतनी ज्यादा आपको याद होगी। अभी तो हम जो चीजें पढ़ रहे हैं साथियों उसमें ज्यादा डायग्राम आए ही नहीं है अपने, अभी जब डायग्राम आएंगे, जब हम डायग्राम बताएंगे, तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जितना जल्दी हो आप हमारे चैनल को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम फिर डिजिटल बोर्ड लेके आए और उसके बाद माध्यम से उसके बाद में आपको अच्छे से, आप जैसे बोलोगे उस प्रकार से एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे साथियों। एक बार लिख लिया आप, तो आपने बना ली है। और एक चीज और, आप जब पढ़ो ना साथियों, तो आप क्या करना है कि जो मेरी क्लास है ना उसको 1.5 एक्स की स्पीड से चलाया करो। तो ताकि क्या है कि आपको जब आपको नहीं लिखना है तो आप स्पीड से कर लो, और जब आपको समझना है तो उस टाइम समझ लो, समझो उस टाइम धीरे कर लो। ये चीजें आप करा करो और उसका अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो कि भाई जो मरुस्थल में बारिश होती है ना, तो बारिश के समय स्थायी खारी मतलब खारी झीलें बनती है, उसे क्या कहते हैं, पलाया कहते हैं। ये हमने देख ली। जब पलाया का जल वाष्पीकरण के माध्यम से उड़ जाता है तो पीछे जो दलदली क्षेत्र बचता है उसे क्या कहते हैं, रेन या टाट कहते हैं। और जब दलदली क्षेत्र समाप्त होकर नमी युक्त भूमि बच जाती है, उसे क्या कहते हैं, हम बालसन या बजेड़ा। और इस पे क्या करते हैं, कृषि करते हैं। किसकी कृषि, खड़ेन की कृषि करते हैं। किसके द्वारा की जाती है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती है। एक बार ये भी लिख लेना, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा लिख लिया। अब देखो पोखरण के अंदर कौन से
रेन पाए जाते हैं। जो अभी हमने रेन या बात करें ना टाट, इसमें से सबसे बड़ा रेन कौन सा है, सर्वाधिक रेन कहाँ पर पाए जाते हैं, ये हमने बात कर ली। बताओ सर्वाधिक रेन या टाट कहाँ पाए जाते हैं, जैसलमेर के अंदर। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो पोखरण, पोखरण को क्या कहते हैं, भारत का शक्ति धाम। पोखरण, पोखरण को क्या कहते हैं, भारत का शक्ति धाम। क्या कहते हैं, भारत का शक्ति धाम। भारत का शक्ति धाम, भारत का शक्ति धाम क्या है, पोखरण। यहाँ पर कौन से रेन है, देखो कानोता, कानोता, लवा, भाकरी, भाकरी, यह क्या है, रेन टाट के नाम है। इसके बाद में देखो जोधपुर में कौन सा है, जोधपुर, जोधपुर में क्या है, बाप रेन, बाप रेन। अब देखो बाड़मेर में, बाड़मेर, बाड़मेर में क्या है, थोबरन, क्या है, थोबरन। ये क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा रैन, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा रैन, सबसे बड़ा रैन। लिखो इसको जल्दी से कि भाई पोखरण को क्या कहते हैं, भारत का शक्तिधाम कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे परमाणु परीक्षण करा था भारत ने। अब देखो कि यहाँ पे कौन से रन है, कानोता रन, लवा रन, भाकरी रन, जोधपुर में बाप रन, बाड़मेर में थोब रन, जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा रेन है। लिखो जल्दी से इसको, लिखो जल्दी से। जल्दी लिख लो। लिख लिया, जल्दी लिखो। अब देखो मरुस्थल की स्थलाकृतियां, इसमें देखो हम बात करेंगे किसकी, तल्ली की और थल्ली की। देखो थल्ली, थल्ली किसे कहते हैं, ये हमने पढ़ा था साथियों, ध्यान रखना ये हमने पढ़ रखा है। लेकिन जब हम मरुस्थल की स्थलाकृतियां के बारे में बात करें तो इसका एक बार और जिक्र कर लेते हैं। थल्ली देखो, मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग, ऊंचा उठा भाग, जहां पर क्या है, कोई नदी नहीं है, जहां पर कोई नदी नहीं है, जहां पर कोई नदी नहीं है। देखो कहां पर नहीं है कोई नदी, बीकानेर व चूरू में, बीकानेर व चूरू। देखो इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, थल्ली की, तल्ली या तल्ली, तल्ली या तल्ली। देखो यह मरुस्थल का क्या है, नीचा भाग, मरुस्थल का नीचा भाग, नीचा
भाग, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ये नीचा भाग कौन सा वाला, जो पलाया वाला है, जो पलाया झीलें पाई जाती है, जहां पर पलाया झीलें। लिखो इनको जल्दी से, दोनों को इसके बाद में देखते हैं आगे। जल्दी लिखो, टाइम देख लेता हूं मैं। लिखो जल्दी से। देखो थल्ली किसे कहते हैं, ध्यान से सुनो। जो मरुस्थल का ऊपर उठा हुआ भाग है ना, जैसे हमने मरुस्थल बनाया है, ये दोहरे, ये ऊपर वाला जो भाग है इसे क्या कहते हैं, थल्ली। ठीक है। और जो नीचे का भाग है ना, ये ये वाला भाग, इसे क्या कहते हैं हम, तल्ली। तल्ली या तल्ली, ये किसे कहते हैं, नीचे वाले भाग को। ये दोहरे बनते हैं, जो दोहरे के ऊपर वाला भाग तो क्या कहलाता है, थली, और जो नीचे वाला भाग है वो क्या कहलाता है, तली। जहां पर क्या पाई जाती है, स्थायी खारी झीलें, पलाया झीलें। और पलाया कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर में, जैसलमेर। ठीक है, हो गया। अब हम कल की क्लास में बात करेंगे कि दोहरे कैसे बनते हैं, थार के मरुस्थल में क्या कैसे बनते हैं, दोहरे। दोहरे कैसे बनते हैं और उसके बाद में हम कौन सी मरुस्थलीय स्थला कृत्य बनती है, कौन से प्रकार है, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और लगभग कल की क्लास में हम क्या कर देंगे, थार के मरुस्थल को समाप्त करने की ओर अग्रसर हो जाएंगे कल की क्लास में साथियों। क्योंकि अगर मैं कोई चीज छोड़ दूं साथियों, तो मैं आपके साथ में बुरा नहीं करना चाहता। अगर आप बोलोगे तो मैं तो एक एक दिन में समाप्त कर दूंगा सारी चीजें, लेकिन वो फिर आपके साथ में अन्याय हो जाएगा। आपको तो चीजें समझ में आनी चाहिए ना, इसलिए मैंने एक एक चीज आपको विस्तृत तौर पे समझाई है। और आपको जीवन में एक बार ऐसा पढ़ो कि एक बार ही पढ़ना पड़े। अगर कोई थोड़ा थोड़ा आज मैंने पढ़ा दिया थोड़ा सा, फिर उसमें से आपको क्वेश्चन ही नहीं मिले, फिर क्या करोगे आप बताओ, फिर मार्क्स आपको दोस्त दोगे ना। तो इसलिए आपको ऐसा काम करना ही नहीं है साथियों। आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, कल की क्लास में हम बात करेंगे कि भाई दोहरे कैसे बनते हैं। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें साथियों। चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, सब्सक्राइब करें बिना ना भूलें साथियों। जय हिंद।